गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग कुशल मंगल होंगे और अपने मैट्रिक के एग्जाम की तैयारी को मजबूती प्रदान करते होंगे, खूब अच्छे से पढ़ रहे होंगे। जैसा कि कल हम लोग प्रकाश का परावर्तन चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव को देखे थे, और आज फिर हम नेक्स्ट चैप्टर आपका जो प्रकाश का अपवर्तन है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बीच लेकर आया हूं। इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इसमें लिया गया है, आप लोग देखें और अपने तैयारी को धारदार बनाएं, मजबूत बनाएं। चलिए देर न करेंगे और क्वेश्चंस को देखेंगे। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। क्या होता है? एक माध्यम है, एक तरफ मान लेते हैं हवा है, दूसरा पानी है। हवा कैसा माध्यम है? तो विरल माध्यम है। यह सघन माध्यम है। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, विरल माध्यम से प्रकाश की किरणें आई, तो यह क्या होती है? इसको जाना चाहिए। इस तरह से ये ऐसा नहीं होता है कि जिस सीधी रेखा में आ रही है तो उसी सीधी रेखा में चली जाए, ऐसा नहीं होता है। बल्कि यह क्या होती है, एक नॉर्मल हम लोग डालते हैं अभिलंब। तो ये प्रकाश की किरणें कुछ अपने पथ से विचलित हो जाती है और इसे नॉर्मल कहा जाता है, अभिलंब। तो यह प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर थोड़ी झुक जाती है, इसे ही कहा जाता है कि यह अपने पथ से क्या हो गई? विचलित हो गई। इसी घटना को क्या बोला गया? प्रकाश का अपवर्तन। यहां जो है एंगल आई और यहां एंगल आर बनता है, तो प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा। जब प्रकाश की किरण जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, तो इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है, ठीक है। नेक्स्ट, आपतन कोण किसके बराबर होता है? ऑप्शन है अपवर्तन कोण के, अविलंब के, आपतित किरण के, इनमें से कोई नहीं। तो आपतन कोण किसके बराबर होगा? तो कल हम लोग पढ़े थे कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पे तो अपवर्तन कोण है, यहाँ अविलंब है, यहाँ आपतित किरण है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन, अब क्वेश्चन नंबर 4, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? ऑप्शन है आपका निर्वात में, जल में, हीरा में, कांच में। तो निर्वात में सबसे अधिक प्रकाश की चाल होती है। कितनी होती है? पिछले क्लास में हम लोग चर्चा किए थे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा स्पीड किसमें होगा? तो निर्वात में होगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो किरण किधर मुड़ेगी? तो मैंने जस्ट अभी चर्चा किया कि एक माध्यम लेते हैं, इधर है विरल और इधर है सघन। जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उसको अपनी सीधी रेखा में चले जाने चाहिए, लेकिन माध्यम चेंज होने के कारण इसके प्रकाश का जो स्पीड होता है, चाल होता है, उसमें परिवर्तन आ जाता है। और परिवर्तन आने के कारण जो है यह अपने पथ से विचलित हो जाती है, अर्थात यह अविलंब की ओर थोड़ी झुक जाती है। तो वही कहता है कि किरण किधर मुड़ता है? तो ऑप्शन चलते हैं, अविलंब से दूर हटता है
तो विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाएगा तो आप देख रहे हैं कि यह अभिलंब है नॉर्मल, तो ये अभिलंब की ओर सट रही है, ना कि दूर भाग रही है। तो अभिलंब की ओर मुड़ता है, सीधे निर्गत हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ता है। क्वेश्चन नंबर 6, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो किरण किधर मुड़ता है। तो इसको देखिए हम लोग इस तरह से याद रखेंगे, विरल से जब सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुकेगी, और जस्ट उल्टा होगा, सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर चले जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए, अभिलंब से दूर। कांच और हवा में कौन सा सघन माध्यम है। तो ऐसे हम लोग याद रखेंगे कि कांच और हवा में, हवा और कांच है तो कांच और हवा में कौन ज्यादा ठोस होगा, किसका घनत्व अधिक होगा। तो हवा का घनत्व कम होता है कांच की तुलना में, कांच ठोस होता है, उसके कण बहुत सटे सटे होते हैं, है ना, उनका घनत्व अधिक होता है। तो इस तरह से हम बोलेंगे कि कांच, जल, हवा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन है कांच और हवा में, तो ऑप्शन हो जाएगा कांच में। कांच एक सघन माध्यम है। पानी से भरी हुई बाल्टी में रखा हुआ छड़ मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, किसके कारण। परीक्षा में ज्यादातर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि पानी में रखा हुआ सिक्का अपनी स्थिति से उठा हुआ मालूम पड़ता है, पानी में तैरते हुए मछली अपने स्थान से उठी हुई मालूम पड़ती है, ऐसा तालाब में प्रतीत होता है कि मछली ऊपर तैर रही है और उसे हम पकड़ लेंगे, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। तो पानी से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन आए, या पानी में रखा हुआ छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है, पानी में रखा हुआ पेंसिल टेढ़ी प्रतीत होती है, तो इस तरह का क्वेश्चन यदि होगा तो हम लोग कहेंगे प्रकाश का अपवर्तन के कारण जो है ऐसी घटना घटती है। बाल्टी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। यदि किसी बाल्टी में सिक्का रखा हुआ है, आप भी रख करके देख सकते हैं कि यदि कोई बाल्टी है उसमें पानी भर दीजिए, कोई सिक्का गिरा दीजिए, अब जब देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि सिक्का जो है थोड़ा अपनी स्थिति से ऊपर मालूम पड़ रहा है। तो यह घटना किसके कारण होती है, तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण, प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिज्म का अपवर्तन कोण कितने डिग्री का होता है। तो प्रिज्म के जो देखिएगा, प्रिज्म का जो फेस होता है, प्रिज्म का ये हिस्सा जो होता है वो समबाहु त्रिभुज की तरह होता है जो 60 डिग्री पर झुकी होती है। तो अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा इसका, 60 डिग्री। प्रिज्म का अपवर्तन कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। उत्तल लेंस कैसा होता है, उत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस है, यह उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस, तो कुछ तरह पूछ रहा है कि उत्तल लेंस होता कैसा है। तो उत्तल लेंस देखिए, किनारा जो है ना देखिए पतला है, किनारा क्या है पतला, लेकिन बीच वाला हिस्सा देखिए थोड़ा मोटा है। तो ऑप्शन के साथ जाइए, बीच में पतला, तो बीच में पतला है नहीं है, बीच में तो मोटा है, तो बीच में मोटा किनारे पे पतला, ऑप्शन नंबर बी। अवतल लेंस कैसा होता है, तो मैंने अभी जस्ट बताया था, इस तरह से अवतल लेंस होते हैं, अवतल लेंस। तो अवतल लेंस में क्या होता है कि देखिए ये किनारा है, ये भी किनारा है, तो किनारा देखिए थोड़ा मोटा है, लेकिन बीच में जाइए देखिए हो गया पतला। तो बीच में पतला, किनारे पे क्या हो जाता है मोटा, ऑप्शन नंबर ए। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या है, डायोप्टर, ऑप्शन नंबर ए डायोप्टर, मीटर, फोकस, एमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा, डायोप्टर। ये बहुत बार जो है परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं,
अधिकांश देखा गया है कि लेंस की क्षमता से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता? अब प्रश्न है कि लेंस तो बनेगा लेकिन किसका प्रयोग नहीं होगा? मिट्टी का, प्लास्टिक का, पानी का या कांच का? तो लेंस बनाने के लिए किसमें लेंस जो बनेगा जिससे प्रकाश गुजर सके, तो प्रकाश प्लास्टिक से गुजर सकता है, पानी से गुजर सकता है, कांच से गुजर सकता है, लेकिन मिट्टी से प्रकाश नहीं गुजर सकती। तो इसका प्रयोग हम लोग ऑप्शन नंबर ए मिट्टी के साथ जाएंगे। इसका प्रयोग जो है लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन है, प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, लेंस में कहां से प्रकाश बिना मुड़े सीधे निर्गत हो जाता है? तो लेंस आप लोग बना लीजिए, ये प्रधान अक्ष, ये प्रकाश केंद्र, इधर F1, इधर 2F1, इधर F2, इधर 2F2। मान के चलिए कि कोई वस्तु जो है 2F1 और अनंत के बीच रखी हुई है, तो प्रकाश की किरणें जो है प्रधान अक्ष के समांतर आई, टकराया और अपवर्तित होने के बाद वो फोकस से गुजर गया। दूसरा जो होगा, दूसरा जो किरण होगा वस्तु से होते हुए प्रकाश केंद्र से सीधे निकल जाती है। तो यही पूछ रहा है कि लेंस में कहां से प्रकाश बिना मुड़े, तो देखिए यहां पर मुड़ रहा है, लेकिन यहां देखिए सीधे प्रकाश केंद्र से बिल्कुल सीधा निकल गया। यहाँ पे देखिए सीधा आया लेकिन हल्का झुक गया तो मुड़ना हुआ, तो यहाँ पर तो नहीं हुआ, तो कहां पर से हो गया? प्रकाश केंद्र से बिना मुड़े वो सीधे की ओर निकल जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश केंद्र। अभिसारी लेंस निम्नलिखित में से कौन सा होता है? अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस कहते किसको हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अब क्यों कहते हैं तो थोड़ा देख लें इसको। ये प्रकाश केंद्र हो गया F1, 2F1, F2, 2F2। मान के चलिए अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समांतर आती हैं। अनंत से जो प्रकाश की किरणें आती है वो प्रधान अक्ष के समानांतर आती है। तो अपवर्तन के बाद जो प्रकाश की किरणें अपवर्तित होती है तो वह फोकस की ओर, प्रधान अक्ष की ओर जो है झुकती है और वो फोकस से होते हुए निकल जाती है। सभी किरणें एक ही बिंदु पर अभिसरित हो रही है, जमा हो रही है। कौन से लेंस में? तो उत्तल लेंस में। उत्तल लेंस में सभी किरणें क्या होती है? अनंत से प्रकाश की किरणें आती है, लेकिन सभी जो किरण है वो फोकस पर सभी किरण एक साथ जमा हो जाती है। फिजिक्स की भाषा में ऐसे कहें कि यह अभिसरित हो जाती है। इसीलिए इसको जो है हम लोग उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। या 2 नंबर के क्वेश्चंस में भी आता है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। तो इस कारण से हम लोग याद रखेंगे कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अपसारी लेंस निम्नलिखित में कौन सा होता है? अपसारी लेंस, अवतल लेंस बना लेते हैं। प्रधान अक्ष के समांतर किरणें आती है, ये प्रकाश केंद्र हो गया F1, 2F1, F2, 2F2। प्रधान अक्ष के समांतर किरणें आएंगी, प्रधान अक्ष के समांतर किरणें आती है अवतल लेंस में,
लेकिन इसका प्रॉपर्टी क्या है कि जब जब इसका इस प्रकाश का अपवर्तन होता है तो अपवर्तित किरण जो है प्रधान अक्ष की ओर नहीं झुकती है, बल्कि यह प्रधान अक्ष से दूर चले जाती है, विचलित हो जाती है इस तरह से। तो यह कहीं पर भी मिल नहीं रही है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे काल्पनिक रूप से मिलाते हैं, पीछे की ओर ले जाते हैं। सभी किरणें जो है फोकस पर अपसरित हो रही। अपसरित का मतलब हो गया कि फैल जाना। तो ये देखिए प्रकाश किरणें फैल गई, वास्तविक रूप से तो फैल गई, हम लोग ऐसा आभासी रूप से इसे पीछे की ओर ले जाते हैं तो ये फोकस पे मिलता है। तो प्रकाश की किरण जो फैल जाती है, कहीं पर मिलती नहीं है, इसीलिए इसको अपसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को। किस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? तो कल भी हम लोग चर्चा किए थे प्रकाश का परावर्तन चैप्टर में कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट, उत्तल लेंस का फोकस कैसी होती है? उत्तल लेंस का फोकस, अब हम लोग देखते हैं कि उत्तल लेंस का फोकस कैसा होता है। तो चिन्ह परिपाटी आप लोग पढ़े होंगे। ये प्रकाश केंद्र, ये F1, ये 2F1, ये F2, ये 2F2। प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समांतर आती हैं। तो इस सतह के लिए देखिए, इस सतह के लिए जो है फोकस ये हो गया, और इस सतह के लिए फोकस ये हो गया। तो इस जो भी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा तो इस ओर बनेगा। तो जब इस ओर बनेगा तो प्रधान अक्ष के, आप लोग चिन्ह परिपाटी में आप लोग नियम पढ़े होंगे कि प्रकाश जिस दिशा में गमन कर रही है, तो प्रकाश की जिस दिशा में हम लोग दूरी को नापते हैं, तो इस दिशा में नापी गई दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। और इसके विपरीत जो है, प्रकाश की दिशा के जस्ट विपरीत यदि जाएंगे तो दूरी क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। तो प्रकाश की दिशा में हम लोग दूरी को इधर नाप रहे हैं, फोकस को नाप रहे हैं, तो हम लोग फोकस ही पूछ रहा है, तो फोकस क्या हो जाता है? धनात्मक होता है। याद रखेंगे उत्तल लेंस का जो फोकस होता है वो धनात्मक होता है। किस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता? तो अभी हमने चर्चा किया कि पर्दे पर उतार सकते हैं। किसे? तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं। तो आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतार पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, दोनों को, इनमें से कोई नहीं, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हो जाएगा। अवतल लेंस का फोकस कैसा होता है? अभी जस्ट चर्चा की, उत्तल लेंस का फोकस धनात्मक, तो अवतल लेंस का फोकस जस्ट विपरीत होगा, ऋणात्मक। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? फोकस, ध्रुव, आवर्धन या वक्रता केंद्र। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोला जाता है? आवर्धन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं? प्रकाश के अपवर्तन में दो नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा उस पर डाला गया अविलंब, तीनों एक ही तल में होता है। तथा स्नेल का नियम पढ़े होंगे, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। तो स्नेल का नियम, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को हम लोग क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम बोलते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन में भी कल चर्चा किया था कि वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो उल्टा बनेगा। ठीक है, उल्टा सीधा, उल्टा सीधा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है? उल्टा।
तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का आवागमन प्रिज्म की जिस सतह पर होता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश की किरणें प्रिज्म की जिस सतह पर पड़ती है उसे अपवर्तक सतह कहते हैं, और यदि टकरा करके लौट जाती है तो उसे परावर्तक सतह कहते हैं। तो प्रिज्म में ऐसा नहीं होता कि टकरा के लौट जाती है। उत्तल लेंस में जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो याद रखिएगा, यदि वस्तु अनंत पर होगा तो फोकस पे बनेगा, फोकस पे वस्तु रहेगा तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। उल्टा चलेंगे, अनंत पर है, अनंत पर है वस्तु, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस, फोकस पर। और यदि वस्तु फोकस पर हो, फोकस पर हो तो जस्ट अपोजिट अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो हमसे पूछ रहा है कि अनंत पर है तो कहां बनेगा प्रतिबिंब? फोकस पर। दर्पण सूत्र क्या होता है? तो हम लोगों ने कल भी चर्चा किया था दर्पण सूत्र के बारे में, 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो देखिए कहाँ है, 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस सूत्र क्या होता है? तो लेंस सूत्र में सिर्फ माइनस लगेगा, बाकी सब सेम टू सेम होता है। 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। देखिए कहाँ है, 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f नहीं है यहाँ पे। यहाँ देखिए 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट है, गोलीय दर्पण का आवर्धन m किसके बराबर होता है? तो m बराबर गोलीय दर्पण के लिए m इक्वल टू क्या होता है सूत्र? m इक्वल टू माइनस भी बाय यू, m इक्वल टू माइनस भी बाय यू। यदि लेंस होता तो भी बाय यू लिखते, लेकिन यहाँ पे गोलीय दर्पण की चर्चा हुई है तो हम लोग माइनस भी बाय यू के साथ जाएंगे। स्नेल के नियम का गणितीय रूप क्या है? तो साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू के, यह स्नेल का नियम है। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक निश्चित नियतांक होता है। तो साइन आई बाय साइन आर, ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है, बी में देखिए नहीं मिला। साइन आई बाय साइन आर, ये क्या है? स्नेल लॉ है, स्नेल का नियम है। अगर किसी अवतल दर्पण का फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो, तो यहाँ पे देखिए अवतल दर्पण आ गया, कल भी इस तरह का सवाल आया था, हम लोग देखे थे। तो यहाँ पर फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच रिलेशन पूछ रहा है, तो आप लोग जानते हैं ये प्रूफ भी किए होंगे, f इक्वल टू r/2, f इक्वल टू r/2, या ऐसे भी बोल सकते हैं r इक्वल टू 2f। ये दो डिवाइड में इधर जाके गुना में हो जाएगा, तो r बराबर 2f। तो इसमें से देख लेना कि कौन सा मैच कर रहा है आपका। f बराबर r/2 ये मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए। r बराबर 2f होता है, यहाँ तो उल्टा लिखा हुआ है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। टिंडल प्रभाव प्रकाश के कौन सी परिघटना को दर्शाता है? टिंडल प्रभाव जो है प्रकाश के कौन सी परिघटना को दर्शाता है? तो टिंडल प्रभाव जो रिलेटेड है वो प्रकाश के प्रकीर्णन से रिलेटेड है, कि प्रकाश की किरणें जब किसी कण पर पड़ती है तो वो विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है। तो इससे हम लोग क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। कौन सा रंग दूर से भी स्पष्ट दिखाई देता है? तो आप लोग देखे होंगे रेलवे का सिग्नल या ट्रैफिक का सिग्नल देखे होंगे कि लाल जो है खतरे का निशान होता है, या लाल रंग आ गया तो रुकना है।
है ना। तो लाल रंग क्या होता है, दूर से ही दिखाई देती है। कारण क्या है कि लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है, स्पीड होता है, वो अधिक होती है। तो कहता है कि कौन सा रंग दूर से दिखाई देगा, जो सबसे पहले स्पीड में आ जाएगा वही ना। तो स्पीड सबसे ज्यादा किसका होता है, लाल का। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे। अब पेपर है, किताब है, उसकी छोटी छोटी अक्षरों को पढ़ना है ना। जो बूढ़े लोग होते हैं या कोई युवा लोग भी ऐसे होते हैं जिसका आंख की रोशनी कम हो जाती है, सही से नहीं पढ़ पाते हैं, आंख पर जोर देना पड़ता है, तो डॉक्टर उसे चश्मे की सलाह देता है ना। तो छोटा चीज को बड़ा कौन कर सकता है। तो छोटा चीज को बड़ा करके देखने की क्षमता उत्तल लेंस में होती है। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन के साथ देखेंगे, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। पहली बात तो है कि उत्तल लेंस क्या करेगा, किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा। तो ऑप्शन को पहले छांटना होगा। अवतल लेंस, अवतल लेंस, ये तो छट गया, ऑप्शन बच गया उत्तल लेंस वाला 2 गो। अब 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस का या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। यहाँ पे हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि बहुत सारे बच्चे पढ़ के जाएंगे, बड़ा को अक्षर को छोटा, छोटा अक्षर को बड़ा करके कौन दिखाता है, तो उत्तल लेंस। तो ऑप्शन तो दोनों जगह है, लेकिन यहाँ पे एक अंतर है, एक जगह 50 सेंटीमीटर है, एक जगह 5 सेंटीमीटर है। तो आप लोग लेंस की क्षमता का सूत्र पढ़े होंगे, P=1/f। लेंस की क्षमता में जो है, लेंस का जो पावर होता है वो फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है, अपोजिट होता है, उल्टा होता है। मगर फोकस दूरी कम है तो लेंस का क्षमता ज्यादा होगा। फोकस दूरी यदि कम है तो लेंस का क्षमता ज्यादा होगा, वो ज्यादा पावर का होगा। तो इसमें देखिए किसका कम है, 50 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर। तो स्वाभाविक है 5 सेंटीमीटर छोटा होता है, तो जो छोटा है उसका पावर क्या होगा, बड़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट, आप लोग यदि वीडियो देख रहे हैं तो चैनल जो है हमारा MMC एजुकेशन सेंटर के नाम से है। तो आप सभी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करेंगे, इसे प्यार देंगे कि हम इसी तरह से आपके लिए और भी वीडियो लाते रहें, है ना। हमको भी मोटिवेशन मिलेगा। और जो भी बच्चे जहां से भी देख रहे हैं जरूर कमेंट में अपना जो है कमेंट करेंगे। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता क्या होगी। तो लेंस की क्षमता, यहाँ पे बात है उत्तल लेंस का, तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव। तो एफ लिख देंगे, प्लस लेंगे 20 सेंटीमीटर। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता को डिनोट करते हैं पी से। P= क्या होता है, 1/f होता है। एफ कितना है, 20 सेंटीमीटर। लेकिन ये देखिए ये सेंटीमीटर में है, और ये जो लेंस की क्षमता होती है वो मीटर इनवर्स में होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक मीटर इनवर्स या डायोप्टर भी होता है। तो इसको हम लोग मीटर में चेंज करेंगे। तो 20 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग लगेगा, है ना। 100 से भाग लगाएंगे, ये 100 से जैसे भाग लगेगा तो ये किस में चेंज हो गया, मीटर में। तो ये 100 उलट के ऊपर चले जाएगा, 20×5 = 100। तो 5+5 डायोप्टर। तो +5 डायोप्टर कहाँ है, 0.5 0.5 डायोप्टर, +5 डायोप्टर। तो +5 डायोप्टर के साथ चलेंगे। नेक्स्ट, प्यारे बच्चों पूरी वीडियो को देखें, और जो चीज में कंफ्यूजन हो जाए तो वह कमेंट में लिखेंगे कि मैं अगले क्लास में उसे मैं क्लियर कर सकूं, है ना। जो भी क्वेश्चन में यदि त्रुटि रह जाए किसी बच्चों को, तो कमेंट में लिख देंगे कि जब मैं अगला सेशन लूं तो उसमें मैं उस क्वेश्चन को क्लियर करूं। चलिए, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल लेंस जो है
आपका वास्तविक बनाएगा और आभासी दोनों बनाएगा, लेकिन अवतल जो है हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। 2D क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर क्या होगा? अब देखिए सवाल को पलट दिया। अब सवाल क्या है, लेंस की क्षमता दी हुई है और आपको जो है फोकसांतर मतलब फोकस निकालना है। चलिए, चूंकि हम लोग जानते हैं कि P इक्वल टू 1/f, तो हमको फोकसांतर निकालना है। तो इसको यहां ऐसा कीजिए कि f डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, जगह इंटरचेंज कर लेगा, ये 2 यहां आ जाएगा, है ना। तो ये अभी मैंने बताया था कि यह जो होता है ये मीटर इनवर्स होता है, तो ये मीटर में होता है, लेकिन आपका ऑप्शन किस में है? सेंटीमीटर में। तो मीटर को सेंटीमीटर में क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से कितने बार में हो जाएगा? 50 बार में, ठीक है। तो 50 सेंटीमीटर आपका जो है क्या हो जाएगा? फोकसांतर। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। अब फिर वो चेंज कर दिया, 1 मीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस की क्षमता, फिर लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है? P इक्वल टू 1/f। तो f कितनी है? 1 मीटर है, 1 मीटर है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे? मीटर है, 1 मीटर फोकस दूरी है, तो मीटर को किस में बोल लेते? हम लोग चेंज कर देते हैं। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, तो ये तो मीटर में ही दिया हुआ है, तो इसको तो सेंटीमीटर में होता तो मीटर में हम लोग चेंज करते हैं, तो ये मीटर में ही है। तो एक को एक से ही डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, है ना। और उत्तल लेंस है तो पॉजिटिव होगा। तो देख लीजिए +1 डायोप्टर कहाँ है? तो यहाँ ऑप्शन एक बी में, सॉरी ये ए बी, ये तो सी हो गया। 41 नंबर क्वेश्चन। जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह क्या होती है? जब प्रकाश की किरण, एक किरण जो है दो माध्यमों को अलग करने वाली, तो आप लोग ऑप्शन के साथ चलिए। सतह पर लंबवत पड़ती है तो क्या होता है? अविलंब से दूर चली जाती है, बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, अविलंब की ओर मुड़ जाती है, यह 7 रंगों में टूट जाती है। तो दो माध्यमों को अलग करने वाले सतह पर लंबवत पड़ेगी तो वो क्या हो जाएगा? बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी। कांच के स्लैब में जब प्रकाश की किरणें गुजरेगी तो पारस्व विस्थापन वाली घटना होती है, तो वहां पे आप देखे होंगे कि प्रकाश की किरणें सीधे निकल जाती है, ये थ्योरी में आप लोग पढ़े होंगे। तो अभी हम लोग चूंकि ऑब्जेक्टिव रिवाइज कर रहे हैं तो हम लोग तेजी से चलेंगे, इसे कॉन्सेप्ट को हम लोग जब थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग क्लियर करेंगे। तालाब की जल का गहराई, तालाब के जल का गहराई कम मालूम पड़ने का कारण होता है। तो मैंने अभी जस्ट चर्चा किया था, तालाब में मछली हो, तालाब में छड़ हो, तालाब में कोई वृक्ष हो वो भी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, या पानी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, या बाल्टी में रखा हुआ पानी हो, तालाब में तैरती मछली हो, तो उसका कोई भी घटना होगा तो प्रकाश का अपवर्तन से रिलेटेड ही होगा। जब प्रकाश एक माध्यम से जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तन होता है, अपवर्तन की घटना होती है। तो प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, और सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर चली जाती है। तो यह घटना किसके कारण होता है? तो प्रकाश के चाल में परिवर्तन के कारण, प्रकाश की चाल में परिवर्तन नहीं होने के कारण, प्रकाश के रंग में परिवर्तन होने के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा प्रकाश की चाल में क्या होता है? उसका स्पीड चेंज हो जाता है, जिस कारण से यह घटना होती है। ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश का अपवर्तन किसको दर्शाता है? प्रकाश का अपवर्तन किसको दर्शाता है? तो लंबिक दूरी को, निर्गत किरण को, प्रकाशीय भ्रम को, इनमें से कोई नहीं। तो अभी मैंने जस्ट कहा कि पानी में रखा हुआ सिक्का लगता है कि वह उठा हुआ मालूम पड़ रहा है,
लग रहा है कि वो बहुत ही नजदीक है, लेकिन वास्तव में क्या होता है, यह भ्रम है वो गहराई में ही, वो अपनी जगह पर ही है, लेकिन वो उठा हुआ लग रहा है, मतलब भ्रम पैदा कर रहा है। तो आंसर जाइए प्रकाशीय भ्रम के साथ। निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता? अब लेंस बनाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे जिससे प्रकाश गुजर सके? नहीं किया जा सकता। तो प्लास्टिक का करेंगे, पानी का करेंगे, कांच का करेंगे, पीतल का नहीं कर सकते हैं, नहीं किया जा सकता। निम्नलिखित में कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? निम्नलिखित में कौन सी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? ये हो जाएगा यहाँ पे, कौन सी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाएगा? अवतल लेंस में तो बताए कि यह जो है आभासी प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल लेंस वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। कौन सा वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा? कांच का समतल स्लैब नहीं होगा, अवतल लेंस नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजीन का अपवर्तन होता है। बेंजीन का अपवर्तन होता है, तो सबका अपवर्तनांक याद रखना होता है। तो बेंजीन का जो अपवर्तनांक है 1.50, 1.50, हीरा का 2.42, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f पर रखी जाए तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु को 2f पे, देखिए एक कॉन्सेप्ट को याद रखिए, अवतल दर्पण उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। अवतल दर्पण में यदि वस्तु को सी पे रखते थे तो उसका प्रतिबिंब सी पे ही बनता था, वक्रता केंद्र पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे ही बनता है। तो वैसे यह यदि वस्तु को 2f पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब 2f पर ही बनेगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी क्या करेगा? किसी भी छोटे से छोटी वस्तुओं को बड़ा करके दिखाएगा, छोटे से छोटे कण को वो बड़ा करके दिखाएगा। तो उत्तल लेंस का प्रयोग क्या करेंगे? छोटे से छोटे वस्तु को बड़ा करने में करेंगे। किस लेंस द्वारा जो है केवल काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक, केवल काल्पनिक, काल्पनिक किस में बनता है? तो अवतल लेंस द्वारा सिर्फ और सिर्फ केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस काल्पनिक भी बनाएगा और वास्तविक दोनों बनाएगा। बाइफोकल लेंस नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो हम लोग किसके साथ चलेंगे? अवतल लेंस के द्वारा हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनेंगे। नेक्स्ट, लेंस की क्षमता को व्यक्त किया जाता है। तो अभी आया था, लेंस की क्षमता को डायोप्टर में व्यक्त करते हैं या मीटर इनवर्स में। तो ये क्या होता है? लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है, लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है? P इक्वल टू 1/f। ये लेंस की क्षमता क्या होती है? फोकस दूरी का व्युत्क्रम, देखिए अपोजिट, P ऊपर है F नीचे है, तो फोकस दूरी का क्या होता है? व्युत्क्रम होता है। तो फोकस दूरी का क्या हो जाएगा? व्युत्क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट है, आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। आभासी प्रतिबिंब कौन बनाएगा? तो अभी मैंने चर्चा किया कि उत्तल लेंस आभासी भी बनाएगा, वास्तविक भी बनाएगा। तो यहां पे सिर्फ बोल रहा है कि आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है केवल उत्तल लेंस में, केवल अवतल लेंस में। तो उत्तल लेंस में भी होता है आभासी, अवतल लेंस तो आभासी ही बनाता है, तो दोनों लेंस में। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, दोनों लेंस में क्या होते हैं? आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे हम लोग। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? मीटर, मीटर पर सेकंड, न्यूटन, डायोप्टर। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, शीशे की स्लैब से जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो उसमें क्या होता है? शीशे के स्लैब से, आप लोग देखे होंगे शीशा का टुकड़ा, कागज सब पे रखा हुआ होता है ना, ऑफिस सब में हम लोग यूज करते हैं उसका।
तो शीशे के स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन होता है तो उसमें क्या होता है, विचलन पैदा होता है, विचलन पैदा नहीं होता है, पारस्व विस्थापन होता है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाता है, पारस्व का विस्थापन होता है। लेंस का प्रत्येक छोटा भाग क्या होता है, लेंस का प्रत्येक छोटा भाग जो है वो प्रिज्म की तरह होता है। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता होगी। अवतल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता, चलिए अवतल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो ऋणात्मक होता है, तो एफ जो है, एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। अवतल लेंस का जो है फोकस दूरी माइनस होगा, क्योंकि अवतल लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक और वह धनात्मक होती है। तो लेंस का क्षमता निकालेंगे, तो चूंकि P इक्वल टू 1/f, एफ कितना है, -10, ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए यहाँ क्या आ जाएगा, 100 से क्या कर देंगे डिवाइड, तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा, माइनस ये 100 भाग में ऊपर जाके आ जाएगा गुना में, 0 से 0 कैंसिल, 10 एका 10, 10 डायोप्टर, -10 डायोप्टर के साथ चलेंगे। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक है मीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स या डायोप्टर भी बोलेंगे, ठीक है, मीटर इनवर्स या डायोप्टर दोनों याद रखेंगे, कभी कदार दोनों दे देता है बच्चा, याद करके जाता है डायोप्टर, देखा पटक से मार दिया, लेकिन कहीं कहीं मीटर इनवर्स छोड़ देगा, दोनों ऑप्शन साथ में रहेगा, तो इस पर ध्यान देना है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता होगी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव होगी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होगी, +20 सेंटीमीटर, तो लेंस की क्षमता P, चूंकि P इक्वल टू क्या होता है, 1/f, 20 सेंटीमीटर, है ना, सेंटीमीटर। अब देखिए सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में चेंज कीजिए, तो 100 यहां आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो यदि 100 से डिवाइड करते हैं तो ये मीटर में चेंज हो जाता है, ये 100 भाग में ऊपर जा गुना में हो जाएगा, 20 पंचे 100, तो क्या हो जाएगा, +5 डायोप्टर, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, +5 डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशालक शीशा या मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास या विशालक शीशा, मतलब किसी भी चीज को यदि बड़ा करके दिखाया जाए, छोटे से छोटी चीज को बड़ा करके वो दिखा रहा है, उसको हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि मैग्नीफाइंग ग्लास होता है किसका बना हुआ, तो उत्तल लेंस का, उत्तल लेंस किसी भी वस्तु का बड़ा से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। 60 नंबर, किसी लेंस के आवर्धन का ऐसा ही मात्रक है, तो लेंस का जो आवर्धन होता है, लेंस का आवर्धन, जैसे मान के चलिए m बराबर v/u, एक उदाहरण देते हैं, तो यह v जो है, या m इक्वल टू h2/h1, तो किसी की भी जो ऊंचाई है, मान के चलते हैं कि किसी का 10 सेंटीमीटर हो, किसी का जो है 20 सेंटीमीटर हो, तो ये जो सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, ये राशि कट जाएगी और कोई भी मात्रक इसका नहीं बचता है, मात्रक विहीन हो जाती है ये। तो आज के लिए इतना ही, आपके बीच में 60 क्वेश्चन लेकर के आया था। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसी तरह से हमारे वीडियो के साथ बने रहें। धन्यवाद।